क्या सॉल्यूशन है, क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे होगा, अब तो कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। जवाब बहुत छोटा सा है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं इन सब की जिंदगियां संवर गई तो सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। किसी कौम, किसी देश की तकदीर बदलने के लिए इतने भी लोग नहीं लगते जितने यहाँ हैं, बशर्ते कि वो खुद ठान ले। तो मैं आपको दो सीन दिखाता हूँ, पहले सिनेरियो दिमाग में, उसके बाद इस पे कुछ दिखाता हूँ और कोशिश करूँगा कि बात धीरे धीरे दिल में उतर जाए। तो एक मिसाल देता हूँ, इमेजिन करो कि एक सादा सा ग्रेजुएशन किया, उसके बाद एक कोई नौकरी कर ली, और नौकरी भी अब सैलरी वाली नहीं होती, टारगेट वाली होती है ना? गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, टारगेट मीट किया तो 35,000, टारगेट से 3 पीछे रह गए तो 12,000। ऐसी नौकरी देखिए। तो वो क्या करता है मालूम है? गाड़ी चलाते वक्त भी एक यहाँ लगा के बात करते रहता है, सर 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 ले लो ना, सर सर ले लो ना, इतने का तो मार्केट में नहीं पड़ता, सर ले लो ना, मेरी बात तो सुनो ना सर। खाना खाते समय सर 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 ले लो ना, मेरी बात तो सुनो ना। उसको नमक और शक्कर का टेस्ट आता होगा क्या? नहीं यार। 1 तारीख को 35,000 मिले तो वो खुशी कितनी देर रहती है मालूम है? 2 या 3 तारीख तक, फिर 4 तारीख से उसे फिर टारगेट मीट करना है। इतनी मेहनत अगर उसने किसी और चीज में की होती तो वो कहाँ होता? जो बेचारा वो सर 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 कर रहा है, कोई और जगह वो उसने इतनी मेहनत की होती तो वो कहाँ होता? ऐसी है ना? तो इमेजिन करो कि आज के सेमिनार से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, जैसी जिंदगी चल रही थी सब वैसी ही चल रही है। तो मैं बताता हूं फिर क्या होगा। इस साइड वाले सब टारगेट बेस्ड नौकरी करेंगे, अल्लाह ना करे ऐसे दिन आए, और इस साइड वाले सब खूबसूरत 2 नन्हे मुन्ने बच्चों को पालने में अपनी जिंदगी काट देंगे। ऐसे ही है। और उन 2 नन्हे मुन्ने बच्चों को पालने के लिए इस साइड वाले यहां पर कुछ लगा के सर 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 सुनो ना सर, सर ले लो ना सर, सर प्लीज सर, इसके बिना नहीं होता है सर, मैं आपको सबसे सस्ता दे रहा हूं सर। क्या आप मेरे पहले सवाल का जवाब दे सकते हैं कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? जोर से बोलो बैठे बैठे। वक्त सबसे कीमती है। वक्त से भी ज्यादा कीमती एक चीज है, सेल्फ रिस्पेक्ट। दुनिया की सबसे कीमती चीज है जिंदगी। कुछ भी कर लोगे दोबारा नहीं मिलेगी, एक बार मिली है बस, उसमें जो करना है करके दिखाओ। वो याद है ना, वो 9 प्लैनेट्स होते थे, अब 8 है। 9वां प्लैनेट प्लूटो है। लोगों ने उसको बोला कि भाई तू प्लैनेट नहीं है। क्यों? तू बहुत दूर है, बहुत ज्यादा ठंडा है और गैस का बना हुआ है। प्लूटो घूम रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उसको प्लैनेट बोले नहीं बोले, वो अपना घूम रहा है। उसने इस बात का लोड लिया क्या कि 8 प्लैनेट रह गए, अरे मेरे को बाहर निकाल दिया। वो घूम रहा है। तुम कमरे में बैठकर मुझे क्या बोलते हो, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? ऐसी है ना? उससे तीसरा प्लैनेट जिस पे अभी हम बैठे हैं, सामने के 2 में इतनी गर्मी है कि हम वहां गए तो भाप बन के उड़ जाएंगे, और चौथे से इतनी ठंडी है कि हम जम जाएंगे। और हमारे प्लैनेट पे इतनी गर्मी और इतनी ठंडी है कि जीवन पनप सकता है। इस पनपने लायक प्लैनेट पे आपको एक जिंदगी दी है, और वो जिंदगी कितनी बड़ी या कितनी छोटी है बताओ? जो जिंदगी आपको मिली है वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है? कौन आपकी जिंदगी को बहुत बड़ा बना सकता है और कौन उसको बहुत छोटा बना सकता है? उसका नाम बताइए। बोला किसी ने अभी? खुद। आपकी जिंदगी उतनी ही बड़ी है जितना आप चाहते हो बड़ी है, और आपकी जिंदगी उतनी ही छोटी है जितना आप चाहते हो कि वो छोटी है। आपकी जिंदगी किस रास्ते पर जाएगी कौन तय करेगा? ये
कोई और करेगा क्या? आपको कोई आईएएस बना सकता है क्या? अरे बोलो। लाकर सब दे सकता है, मर कर सब पढ़ा सकता है, लेकिन लास्ट में पढ़ना तो ऐसी है ना। टीचर बीमार हो जाए, एक हफ्ता वो ना आए, बाकी सब टीचर को कोस रहे हैं, देखा बे क्या वादा किया था, आ नहीं रहा ये तो। लेकिन 4-5 हैं, वो टीचर आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने नीयत बना ली है क्या, कि हमको बनना ही बनना है। अब सुनो एक कड़वी बात, आप में से किसी को नौकरी नहीं मिलने वाली है। सॉरी, नहीं झूठ नहीं बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं झूठ, सच में। आप 1-2 साल में निकल के देखना, ढूंढ के देख लेना, नहीं क्योंकि आपकी जगह $20 का एक चैट जीपीटी आ गया है, कुछ भी कर देता है, कुछ भी। आपको नौकरी कोई क्यों दे? आप मांगोगे 35-40 हजार स्टार्टिंग, अच्छा काम करके फिर 80 से 1.25 लाख मांगोगे। एक बात पूछूं, अहमदाबाद में जो 50,000 रुपया महीना कमाता वो मिडिल क्लास है क्या? नहीं है। 7,000 तो बच्चे के स्कूल की फीस है, 7 से 8,000 रुपया तो बिजली का बिल है, अगर घर में एसी है तो 35 ही बचा ना हाथ में। और वो 35,000 मैं आपको देता हूं और आपके घर में 2 मेहमान भेजता हूं, महीना चला के दिखाओगे क्या? कोई 50,000 वाला आज मिडिल क्लास है क्या? नहीं। आपको नौकरी दी तो 35-40 हजार मांगोगे। $20 का चैट जीपीटी खरीदा तो 1950 रुपये में आपसे अच्छा काम करेगा। बुरा लग रहा है ना, तो अभी टमाटर नहीं मारना, जब अच्छा लगे तो मारो। अभी कड़वी बात, दिल तोड़ने वाली बात, फिर सॉल्यूशन बताऊंगा। एक एग्जांपल देता हूं। अभी कुछ बच्चे थे मेरे पास, सॉफ्टवेयर वाले, आईटी में बहुत अच्छा किया उन्होंने, इसरो तक इंटर्नशिप की है। वो बता रहे थे सर सॉफ्टवेयर भी जीपीटी लिख दे रहा है। आपको मालूम है ये बात? जब वो दुनिया की कोई भी चीज कर सकता है तो सॉफ्टवेयर भी लिख सकता है। और अगर आपने सॉफ्टवेयर लिखा है, उसको डाल दिया, तो वो चेक कर देता है, वो चेक कर देता है ना। अब आप सब लोग नौकरी मांगने आए, अरे सर मुझे नौकरी चाहिए, मैंने इतना इतना किया है। तो हमने बोले भाई हम तो चैट जीपीटी को ही नौकरी देंगे, वो तुमसे अच्छा ही काम कर देता है। अब प्रॉब्लम ये है कि 2 लोग बोले नहीं सर मेरे को चैट जीपीटी ज्यादा अच्छा चलाना आता है, दूसरे ने बोला नहीं सर मेरे को ज्यादा अच्छा आता है। दोनों को बिठा दिया। अब देखो इंटरव्यू लेने का तरीका कितना आसान होगा। जब आप नौकरी मांगने जाओगे, जाहिर सी बात है हमें आपसे नौकरी नहीं करवानी। आपकी स्पेलिंग सही नहीं, ग्रामर सही नहीं, इंग्लिश सही नहीं, हिंदी सही नहीं, चैट जीपीटी का सब सही है। तो हमें आपसे सिर्फ इतनी नौकरी करवानी है कि क्या आप चैट जीपीटी अच्छा चलाना जानते हो या नहीं जानते। समझ रहे हो? क्यों रिस्क लेंगे आप पर? आपने कॉमा की गड़बड़ कर दी तो, आपने कॉमा की गड़बड़ कर दी, एडवर्टाइजमेंट बनवाया उसमें कुछ गलत लिख दिया। जीपीटी को लिखने दो ना, वो कभी गलती नहीं करता, लेकिन लिखवाने वाले की आवश्यकता है। तो नौकरी का नया एडवर्टाइजमेंट क्या? नौकरी पे लोग नहीं चाहिए, चैट जीपीटी से नौकरी करवाने वाले चाहिए। तो अब 2 बच्चे मेरे सामने आके बैठे हैं, मैंने उनको पहला असाइनमेंट दिया, या नेहरू के ऊपर बढ़िया सा एक 1500 वर्ड का आर्टिकल लिखवा दो चैट जीपीटी से। 2 कमांड, क्या कमांड दोगे बोलो? पंडित जवाहरलाल नेहरू पर, उनकी जीवन कथा पर 1500 वर्ड का एक अच्छा एसे लिख कर दो जो इंटरेस्टिंग हो, एंटर। सही है? ऐसे ही करोगे ना? इतना ही करते वो क्या करेगा, धड़ 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 3 माइक्रोसेकंड में 1500 वर्ड का आर्टिकल नेहरू पर रेडी है। अब आपकी जिंदगी का सबसे बुरा सपना क्या है? लास्ट बेंच वालों को मालूम। आपकी जिंदगी का सबसे बुरा सपना यह है कि जरा आपकी बातों में आ गए और 5 अटेम्प्ट आईएएस की तैयारी की और नहीं हुआ,
तो हम कहाँ को जाएंगे सर? हम कहाँ जाएंगे? ऐसी है ना। सुनना मेरी बात, एक बच्चा आएगा उस इंटरव्यू में जो आईएएस फेल होगा, वो कमांड देगा। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा की ये 3 किताबें और उन पर लिखी गई फॉरेनर्स की ये 2 किताबें, इन 5 किताबों से सबसे अच्छी लाइन इंटरेस्टिंग तरीके से जमा कर मुझे नेहरू की जीवन पे 1500 वर्ड का एक एसे दो। किसका एसे ज्यादा अच्छा होगा? किसका एसे ज्यादा अच्छा होगा? सेकंड वाले का। पक्का? क्या किया सेकंड वाले ने? क्या क्वालिफिकेशन है उसकी? यूपीएससी तैयार करके बहुत मेहनत की, नहीं हुआ और फेल हुआ। तो अफजल मेनन साहब बोल के गए होगी क्या, हाथी लाख का मरा हाथी। देखो यार, फेल होगे तो ये जलवे होंगे, पास हुए तो पता नहीं क्या होगा, है ना। वकील साहब आए, वकील साहब आए, 2 वकील खड़े हैं साहब, 2 वकील खड़े हैं और जज पारसी है। दोनों वकील अच्छी तैयारी कर गया है। रोहिंटन, फाली एस रोहिंटन नारीमन हमारे सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े जज थे। पहला वकील आया, सर मेरा ये क्लाइंट है, ये मेरी पिटीशन है सर, हमको ये केस लड़ना है सर, ये हाई कोर्ट्स के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करने आए। दूसरा वकील आया, वो कहता है सर मैंने परसों एक किताब पढ़ी सर, उसमें आपके दादा के बारे में लिखा था कि वो अकबर से मिलने गए और पारसी कपड़े लेकर गए और अकबर ने पारसी कपड़े पहने और वो टोपी भी लगाई इज्जत देने को पारसी समाज के लिए। उसमें सर आपके लकड़ दादा का नाम था, मतलब 4 फादर का नाम था सर, आप उसी लिनिएज से है ना। जज 2 मिनट के लिए, अगर मैं आपके लकड़ दादा के बारे में आपको बताऊं तो कैसा लगेगा? जज 2 मिनट के लिए खामोश हुआ, फिर सोचने लगा, अगर उसका मूड खराब था तो अब अच्छा हो गया, मूड खराब था तो अच्छा हो गया। क्यों? ये वकालत करने से पहले आईएएस की तैयारी कर रहा था। आईएएस ने इसको हर हफ्ते एक किताब खत्म करना सिखाया और सच में यहां आने से पहले वो एक किताब करके आया था जिसमें ये जज का नाम था। कौन जीतेगा केस? मैं दिल्ली में पढ़ा रहा था हिस्ट्री, एंशिएंट हो गया, मेडिएवल हो गया, मॉडर्न हो गया। एक बच्चा उठा और मेरे पैर छू के जाने लगा और मैं वो बच्चे से बहुत चिढ़ता था। वो मेरी क्लास में हाफ पैंट पहन के आता और वो दोनों टांग ऐसे चढ़ाकर बैठे रहता था और मेरे को इतना बुरा लगता था कि उसकी हाफ पैंट के बाहर आती टांगे देखकर मैं गुस्से में पढ़ाता था। तो जब मैंने देखा वो उसने हिस्ट्री में एंशिएंट कर दिया, मेडिएवल कर दिया, मॉडर्न कर दिया, वर्ल्ड हिस्ट्री से पहले मेरे पैर छुआ और जाने लगा। मैंने उसको बोला वर्ल्ड हिस्ट्री बाकी है अभी। कहता नहीं सर वो मैंने कर ली है। मैंने कहा कैसे? कहा सर मैं आईएएस करने नहीं आया था। तो मैंने कहा फिर क्या करने आए थे? कहा सर मैं अमेजन में ब्रांड मैनेजर हूं, एडवर्टाइजमेंट बनाता हूं। तो अमेजन अपने एडवर्टाइजमेंट बनाने वाले एडवर्टाइजर्स को हिस्ट्री पढ़वाता है, क्योंकि जैसा हमारा इतिहास रहता है वैसा मैसेज हमारे दिल को क्लिक होता है। मैंने कहा मेरे को नहीं समझा, फिर से बताओ। तो बोले सर आपने बताया ना पहली क्रांति का बिगुल बंगाल में आया था, बंगाल में आया था, बंगाल से सबसे ज्यादा क्रांतिकारी निकले थे। तो सर हम बंगाल में जीन्स बेचेंगे ना तो वहां लिखेंगे बी अ रिबेल, क्रांतिकारी बनो। वो उनको हिट होता है सर, बी अ रिबेल। फिर सर ये राजस्थान के साइड में सर हम अचार का वो डालेंगे ना तो उसमें ऐसा ऐसा लिखेंगे, उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ लिखेंगे। इसका मतलब है कि अमेजन के मैनेजर को उन्होंने भेजा कि जाओ पूरे इंडिया से क्लू लेकर आओ क्योंकि हमें सामान बेचना है। मैं आपसे एक वादा करता हूं, जब आप आईएएस की तैयारी शुरू करोगे और जब आप आईएएस की तैयारी करोगे
पहले शुरुआत में ना किसी भी शादी के बाद हनीमून होता है ना, आपको इतना मजा आएगा तैयारी में, इतना मजा आएगा तैयारी में, फिर धीरे धीरे ना सिलेबस खत्म ही नहीं होता। ये भी बचा है, वो भी बचा है, अबे वो भी बचा है। फिर घर में झगड़े शुरू होते हैं और डाइवोर्स की तरफ बात जाती है। फिर बच्चा बोलता है अरे ये सबसे खराब मैं बताऊं दुनिया में समीर सर थे, इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की। मैं अच्छा खासा यार बीकॉम कर रहा था, मेरे को पकड़ पकड़ के ये आईएएस में डाले और उस दिन से आज तक मैं पढ़ ही रहा हूं। इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की। फिर डाइवोर्स होता है, फिर पेपर आता है, पेपर अच्छा जाता है, तो फिर पुराने प्यार की याद आती है। फिर एक लव लेटर आता है, सॉरी सर जो हो गया सो हो गया, पर आप ही मेरे सबसे बड़े मेंटर हैं। हाँ, मैंने आपके सिवा किसी को दुनिया में नहीं देखा, मैं सिर्फ आपके जैसा ही बनना चाहता हूं। लेकिन वो डाइवोर्स के बाद आता, और इस्लाम में डाइवोर्स हुआ तो कोई तरीका है क्या वापस शादी का? नहीं है ना। तो जो बच्चों का नहीं होता वो एयरपोर्ट पर मुझे जब देखते हैं तो लाइन तोड़कर अपने बीवी बच्चे लेकर आते हैं। सर मेरे को पहचाना आपने? आप कहां से पहचानोगे सर? सर 2009 में मैं आपकी बैच में सर, सब पाँव छुओ। सर मैं ना रोज इसकी हाइट नापता हूं, कब ये इतना बड़ा हो कि मैं आपके पास भेजूं। क्यों भेजू रे बाबा? कहा सर क्योंकि आपने जो पढ़ाया था उसके सिवा जिंदगी में कुछ काम नहीं आया। क्या पढ़ाई करने से डर लगता है? हाथ उठाओ जरा। क्या पढ़ाई करने से डर लगता है? नहीं लगता है? मैं थोड़ा सा कुछ पढ़ाता हूं, देखना कैसा लगता है। पहले बताओ, 5वीं क्लास सबने पास कर लिया ना? हंसो मत यार, 2 ही मिनट बाद रोओगे फिर। 5वीं क्लास में एक इवेपो ट्रांसपीरेशन आता है। इवेपो ट्रांसपीरेशन सुना है क्या? 2-4 आराम से पढ़े। है, मेरा तो गुजराती मीडियम था, मेरे को क्यों जवाब देने का है? क्या होता है? पत्तियां शबनम ओस को बाहर निकालती हैं और सूरज में भाप बनाकर क्या करती हैं? उड़ा देती है। ऐसी है ना? अरे रुको सर, इवेपो क्या बोला रे? इवेपो ट्रांसपीरेशन ऐसा है ना? नहीं, नदी मालूम है ना सबको? ये तो है नदी तो, पर उड़ती हुई नदी मालूम है क्या? बादल को उड़ती नदी बोलते हैं। पूरी उड़ती नदी है, आसमान में नदी है। उसके लिए बहुत सारी शबनम चाहिए, उस शबनम के लिए बहुत गहरे जंगल चाहिए। जितने गहरे जंगल होंगे, जितनी पत्तियां होंगी, उतनी ओस आसमान में उड़ती है और एक बहती हुई नदी बनाती है। साउथ अमेरिका से ये नदी आसमान में उड़कर आकर अफ्रीका पर गिरती है। एक बार दिखाता हूं, फिर आगे चलते हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा टावर लगा रहे हैं साउथ अमेरिका। ये दुनिया का सबसे ऊंचा टावर लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं मालूम? क्योंकि इन्हें वो उड़ती नदी cool climb, but something else is rising too. देख रहे हो टावर? और ये देख रहे हो घने पेड़? If you could look inside the trees, अब ये देखो जमीन से पानी you'd खींच रहा है। see water खींच रहा है, sucked up from the forest जमीन से floor. पानी खींच रहा है। और अब ये पत्तियों में पानी जाएगा और सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस होगा। देखो ये ऊपर जा रहा है, पानी जा रहा है। देखो ये उसकी शाखों में पानी जा रहा है, और ये पत्तियों में देख रहे हो नसों में पानी जा रहा है। अब क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो क्या बना रहा है? फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना रहा है। और देखो ये ओस बाहर आ रही है। देखो अब जैसे सूरज बढ़ेगा ये ओस
भाप बन के वाष्पीकरण उड़ जाएगी। देखो ये सूरज है, ये उड़ गई और कहाँ When the गई? water hits the top, ये टावर the बताएगा। combination of sun and wind turns it into a ये देखो। mighty river, ये बहती हुई a नदी है, flying river. a flying river। Com essa torre agora, podemos medir a real dimensão desse rio voador. करोड़ों अरबों खरबों बूंदे हैं Se fosse um rio normal, जो Amazon esse के seria o maior जंगलों से rio do निकली है। planeta. ये वो ओस है और अब ये अटलांटिक Ainda समुंदर maior पार que o करके rio जा रही है Amazonas अफ्रीका que पे está गिरने। ali. और अफ्रीका पर इसकी वजह से फिर बारिश होती है। अगर वो अमेज़न के जंगल काट दिए तो वो जब पेड़ पानी खींचेंगे क्या? पत्तियां वो ओस निकालेंगे क्या? अमेज़न साउथ अमेरिका में है, वहां जंगल काटने से अफ्रीका में सूखा पड़ता है और वहां पेड़ बढ़ाने से अफ्रीका में बारिश बढ़ती है। अब जिंदगी में कभी इवेपोट्रांसपिरेशन भूलोगे क्या? मान लो आईएएस फेल हो गए, एडवर्टाइजमेंट कंपनी में नौकरी लग गई। अपना नाम बताओ। अक्षा। अपना नाम बताओ। जिशान। इन दोनों की एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में नौकरी लग गई। बॉस ने पहले दिन ही बोला, अक्षा हमने ना तुम्हें किसी वजह से लिया है, तुम हमें वो बना के दो जो एडवर्टाइजमेंट कोई नहीं बना सकता। अक्षा कुछ ऐसा ऐसा कि दुनिया वो प्रोडक्ट खरीदे। अक्षा आते जाते लोगों का ध्यान उस एड पे पड़ना ही चाहिए। अक्षा तुम्हारी एड की ना बात होनी चाहिए। अब अक्षा कह रही, या खुदा इससे अच्छा तो मैं घर पे ही थी। मेरी खाला ने भी समझाया था नौकरी वोकरी मत कर। अक्षा को बोला कुछ ऐसा बेटा, कुछ ऐसा। अक्षा बना बना के लाई। बॉस ने ऐसे सरका दिया, हट। नहीं मजा आ रहा। ये अपना क्लाइंट है, इसको कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसकी एड बनानी है, ये क्या बकवास है यार। अक्षा मुझे तुमसे बहुत उम्मीद थी यार, उम्मीद टूट रही है यार। अब अक्षा को नींद नहीं आ रही, खाना अच्छा नहीं लग रहा। तो अक्षा को याद आया, मैंने आईएएस में पढ़ा था कि पेड़ बूंदे खींचता है, पत्तियों से ओस बना के निकालता है, तो एक उड़ती हुई नदी होती है जो अफ्रीका में बारिश करती है। उसने ऐड बना के लाई और नीचे लिखा है, जब अल्लाह ने एक ओस भी किसी मकसद से बनाई है तो आपको तो जरूर किसी बड़े मकसद से बनाया होगा। अपना मकसद हमारी कोचिंग में ढूंढिए। अक्षा प्रमोशन। तुम्हारी 40,000 कहाँ पेमेंट थी, 1.25 लाख, क्योंकि तुमने 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिला दिया। क्यों? उसने पढ़ते समय पूरा ध्यान वहां दिया, है ना। आपका नाम एक बार और बताओ। जिशान की नौकरी लगी एयरलाइंस में, इसने इंजीनियरिंग की थी। अब एयरलाइंस वाले उसके पीछे पड़े, कुछ तो अलग देना भाऊ, कुछ तो एकदम अलग देना, एकदम अनोखा देना, दुनिया से बाहर का कुछ देना, कुछ प्रॉफिट कमा के दो ना। आजकल एक नई चीज आई है, बॉस क्या बोलता है मालूम है? देखो 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 देखो, मैं तुम्हें कोई सैलरी नहीं दूंगा, तुम कमा के मुझे दो, तुम अपना हिस्सा उसमें रखो। तो उसने ना एक लेक्चर देखा था आईएएस का, मैं दिखाना चाहता हूं। आपने पंछियों को कभी वी शेप में उड़ते देखा है? ऐसे वी बना के उड़ते देखा है? पक्का देखा है? आप कभी वी बना के जाते हो? नहीं? अरे सर हम कहाँ वी बना के जाते हैं। अच्छा, और ना इंसानों में सबसे खराब बात है, ये 10 बच्चे घेर के खड़े हो जाते हैं, एक सिगरेट पीता है, 9 खड़े रहते हैं, और वो 9 का टाइम पास कैसे होता है? किसी एक को टारगेट करके उड़ा के, अरे क्या रे तू ऐसा है, अरे तू कैसा है। लेकिन जानवर हमसे अफजल है। दिखाऊं कैसे? मैं दिखाता हूं, देखो। आईएएस का एक और लेक्चर दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। चिड़िया है जो वी शेप में उड़ती है, क्यों उड़ती है वी शेप में वो सुनना है। ये देख रहे हो आप?
जो सबसे सामने वाली चिड़िया होती है ना, इसको सबसे ज्यादा ताकत लगती है। इसको हवा को नरम करने के लिए खूब पंख फड़फड़ाना पड़ता है, पर इसकी नरम की हुई हवा वी शेप में पीछे जाती है, तो पीछे वाले को कम पंख फड़फड़ाना पड़ता है, और इससे ये हजारों किलोमीटर दूर तक सफर कर सकती है। देखो जरा, ये बहुत मेहनत से पंख फड़फड़ाती है, और इसकी नरम की हुई हवा पे पीछे वालों को कम एनर्जी लगती है। कितनी कम? ये देखो कितनी कम, 70% कम ताकत लगती, 70% एक्स्ट्रा फ्लाइंग रेंज मिलता है। लेसन नंबर 1 देख रहे हो, पीपल हु शेयर अ विजन एंड लीव देयर वैल्यूज, दे हेल्प ईच अदर। सर का क्लास क्षमा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 10:30 से 12:30 और 2:30 से 5:30, पर 8 बजे सवेरे आके 8 बजे रात को क्यों जाना है? बाकी समय एक दूसरे के लिए हवा नरम करनी है। तुझे वो टॉपिक समझा क्या? हाँ। अरे सिर्फ समझने से नहीं होगा, इसको कम शब्दों में लिखना भी है। मैंने लिखा ना, तू देखना। अच्छा ये ऐसा लिखा क्या? ये वर्ड को हम बदल सकते क्या? क्या कर रहे हो आप? एक दूसरे के लिए हवा को नरम कर रहे हो। अभी आगे देखो, जब एक सामने वाला थक जाता है तो वो पीछे जाता है, और पीछे से कोई सामने आता है, वो मूव बैक करता है। हाँ, थक गया वो, तो वो आवाज लगाता है, वो पीछे जाता है, पीछे से सामने आता है। क्षमा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देखो, खराबी आती है तो 2 नीचे जाते हैं और जमीन पे बैठते हैं। खराबी किसके पंख में आई? गए कितने? क्यों? बताने के लिए किसको क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कौन जाएगा, ये अकेले क्या करेगा, ये तो मर जाएगा। दुनिया में सबसे अच्छे पढ़ाई करने का तरीका बता रहा हूं। आइंस्टाइन ने कहा था, अगर तुम किसी 4 साल के बच्चों को वो कंसेप्ट आसान लफ्जों में नहीं बता सकते, अगर किसी 4 साल के बच्चे को वो कंसेप्ट आसान लफ्जों में नहीं बता सकते, इसका मतलब है अभी तुमने वो कंसेप्ट समझा नहीं है। इसका मतलब है अभी तुम्हारी उस कंसेप्ट की तैयारी पूरी हुई। तो ये पढ़ने का तरीका छोड़ दो बच्चों। पेज पलट, इसी पेज पे अड़ जाओ जब तक ये पेज यहां ना छप जाए। पेज पलटो मत। बात समझ में आ रही है? अब यहां देखो, कुछ दिखाता हूं बहुत जबरदस्त। लेसन नंबर 3 देखो, एक दूसरे की मदद करते हैं, आगे पीछे जाते हैं, हार्ड टास्क, मुश्किल टास्क आसान हो जाता है। अब देखो ये कैसे बुलाएगा पीछे वाले को सामने। अब ये पीछे जाएगा, उसको सामने करेगा। बात समझ में आई? इसको देखकर एक एयरलाइंस है ना, बोइंग, सुना है बोइंग? क्या बनाती है? एयरक्राफ्ट। उसने पता है क्या किया? पेट्रोल बचाने के लिए उसने कुछ किया, मैं दिखाना चाहता हूं। उसने पेट्रोल बचाने के लिए कुछ किया है, मेरे को दिखाना है। देखो, उसने बहुत सारे प्लेन्स को इस वी फॉर्मेशन में उड़ाकर देखा। सामने एक बड़ा प्लेन लगाया, उसका पेट्रोल होता है, वो बहुत हल्का होता है, कई हजार रुपए लीटर आता है, मेरे ख्याल से कुछ 52,000 वगैरह रुपये ऐसा कुछ आता है। वो कम होने लगा। जिंदगी में कभी चिड़िया को उड़ते देखोगे तो ये बात दूसरे को बताओगे? कैसे दिल में बैठी? क्योंकि पढ़ाने वाले ने उस चीज को बहुत इंटरेस्टिंग कर दिया और उसने पढ़ाने का एक मतलब समझा दी। तो अच्छा लेक्चर कौन सा है मालूम है? जिस लेक्चर के खत्म होने पर दुनिया के बारे में हमारा नजरिया बदल जाए, वही अच्छा लेक्चर है।
पक्का? अब सुनना है यूपीएससी में क्या होता है। यूपीएससी में सवाल आते हैं प्रीलिम्स के। प्रीलिम्स में इस साल चैट जीपीटी भी बैठा था, मालूम है? मालूम है? नहीं मालूम है? कल का पेपर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 200 में से 75 नंबर मिले बस। नहीं पढ़ा कल का पेपर? चैट जीपीटी भी बैठा कल प्रीलिम्स में और 200 में से कितने नंबर मिले? 75। लेकिन चैट जीपीटी का सही इस्तेमाल पता है क्या है? प्रीलिम्स में नहीं है। प्रीलिम्स में वहीं के वहीं घुमाते हैं, उसी में टाइम लगता है। हमारे स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा आरोप हम पे ये है कि सिलेबस ही चलते रहता है, एग्जाम से एक दिन पहले तक पढ़ाते रहते। तो जब कोई ईमानदारी से पूरा पढ़ाएगा तो टाइम तो लगेगा ना। और उस टीचर से भागना चाहिए जो जल्दी जल्दी खत्म कर देता है। उसने अपना काम निपटा दिया, बाकी तुम करो टाइम पे सिलेबस। टाइम पे कैसे सिलेबस खत्म होगा? जब तुम गहराई में जाओगे तो बढ़ता जाएगा। भारत के इतिहास को बिना गांधी के सोचे, गांधीनगर वालों के इतिहास को बिना गांधी के सोचे मुंह से पहला नाम निकलता है अम्मी। क्यों? अम्मी ही हमको बचाती थी। इधर वालों, हम लोगों को कोई वकील की जरूरत पड़ी नहीं जिंदगी में, क्योंकि हमारी माँ हमारा सबसे बड़ा वकील। गवाह, सबूत, वारदात सब हमारे खिलाफ, पर वो खड़ी है, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। और जब नंबर कम लाए तो स्कूल लड़ने पहुंच गई। पढ़ाते ये हो, पूछते वो हो। सारी गलती टीचर की, पढ़ाया ये और पूछा वो। यूपीएससी में जाके लड़ पाएगी क्या? इससे अच्छा तो कोई रटना नहीं सिखाता, पढ़े हुए पर सोचना सिखाता। पढ़े हुए पर नहीं समझ रहे हो? पढ़ने के दिन गए, इंफॉर्मेशन भर के पेपर में हाथ डालकर उल्टी करने के दिन गए। किसके कितने परसेंट आते थे? जिसने जितनी अच्छी उल्टी की। अब कुछ और जमाने में हम कदम रख गए। उनका कहना है लेनिन और नेहरू, इनका कंपैरिजन करके बताइए इनमें क्या समानताएं और क्या असमानताएं। इसका मतलब लेनिन, इसका मतलब नेहरू, दोनों में समानता है और दोनों में असमानता है। इसका मतलब लेनिन को लेनिन की तरह पढ़ना पड़ेगा और नेहरू को, और पढ़ना नहीं है, पढ़े हुए पर सोचना पड़े। और रह गया ये अहमदाबाद के बच्चे हैं तो पहले तो ये समझ में आता है ना? वो कौन सी मूवी है, यहाँ की फिजाओं में ही व्यापार है, इसे ना तो वो है ना, वो बोलते हैं ना यहाँ की फिजाओं में ही व्यापार है, तो ये समझ रहे हैं ना ये। इसके बारे में एक बात बताऊं क्या? हम इसको ढूंढ रहे हैं ना, कुरान कहती है ये भी तुम्हें ढूंढ रही है। तुम्हारे हिस्से की तो तुम्हें कहीं ना कहीं से पक्का, समझ रहे हो, कहीं ना कहीं से पक्का मिल ही जाएगी। लेकिन उस दिन क्या करोगे जिस दिन आखिरी बार तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा, जाने के वक्त, और लेटे लेटे अपनी पूरी जिंदगी अपने सामने देखोगे और महसूस होगा कि यार एक चांस मिला था, मैंने वो चांस छोड़ दिया। ऐसी है ना? तो बोलो ऊंचा ख्वाब देखोगे? अरे हाँ कि ना? पक्का? और एक चीज याद रखना, हमारे अंदर ना दो चीजें हैं, एक क्या है? दिल, और एक क्या है? दिमाग। दिमाग में याददाश्त स्टोर होती है, पर दिल में भी न्यूरॉन्स होते हैं, मालूम है ये बात? 100 मिलियन न्यूरॉन्स। तो दिल में क्या स्टोर होता होगा? तो गूगल में अभी टाइप करके दिखाता हूं। दिल में, दिमाग में न्यूरॉन्स हैं, दिल में न्यूरॉन्स हैं, और वहां से पेट तक न्यूरॉन्स हैं। अब अल्लाह पाक से पूछा कि इसका तो मतलब मालूम है, मेरे को याद करने का था इसलिए इधर को न्यूरॉन्स दिए, पर दिल के न्यूरॉन्स
उसका क्या करना? अब पेट में न्यूरॉन्स क्यों दिए? पेट में न्यूरॉन्स क्यों दिए? तो ध्यान से सुनना। दिमाग का न्यूरॉन याददाश्त के लिए, पर दिल का न्यूरॉन इमोशनल याददाश्त के लिए। अगर आप पैदा होते ही अपने अम्मी अब्बू से जुदा हो जाते और कहीं अच्छी परवरिश पाकर कई सालों बाद पहली बार अपने अम्मी अब्बू के सामने आते, उनको देख के ना पता नहीं क्या रिश्ता है, लेकिन यहां से कुछ आवाज आती कि कुछ तो रिश्ता है ना। बहुत सारी माएं बैठी रहती है किसी फंक्शन में, एक का बच्चा बाहर गिरता है, बाहर गिरा और वो रोया, सुनाई सबको नहीं दिया, सिर्फ उसी मां को सुनाई देता है। बोली अरे मेरा बेटा गिरा, मेरा बच्चा गिरा, और जाके देखो तो सच में उसका बच्चा गिरा रहता है। उसी को आवाज कैसे आई? क्योंकि बाकी माएं कान से सुन रही थी, वो दिल के कान से सुन रही थी। ऐसी होता है ना, उसी को आवाज आती है, उसी का बच्चा गिरा, उसी को मालूम है। ये इमोशनल याददाश्त कहां होती है? यहां। लेकिन यहां के न्यूरॉन्स का और भी अच्छा काम, यहां याददाश्त स्टोर होती है, यहां इमोशनल याददाश्त स्टोर होती है, और यहां धोखे स्टोर होते हैं। जिसने अपने को धोखा दिया वो जाके कहां स्टोर होता है? और नेक्स्ट बार पता है, उसके जैसा आदमी आके अपने को पटाए तो ये बोलता है मान जा, ये बोलता है भरोसा कर ले, ये बोलता है नहीं यार तू रुक। इसको हम गट फीलिंग बोलते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों? ध्यान से सुनना। इसको एजुकेटेड करना है, इसको एजुकेटेड करना है, और ट्रायल एंड एरर करके धोखे खा कर इसको भी एजुकेटेड करना है। जिसका ये एजुकेटेड होता है ना, उसकी सैलरी मिलियंस में होती है। ये बैठे हैं ना अफजल भाई, आप अपनी कंपनी में इनको कितने करोड़ में रखोगे? और इन्होंने दुनिया की कितने उतार चढ़ाव देखे हैं, तो इन्हें जितनी दुनिया मालूम है, हमें उतनी दुनिया नहीं मालूम है। इसीलिए मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, अपने पढ़ने का तरीका बदलो। एक बार आईएएस की तैयारी करो। कहते हैं ना, सितारों की तरफ चलो, गिरेंगे भी तो चांद पर, है ना। एम फॉर द स्टार्स, यू विल लैंड ऑन द मून। ऐसी है ना। तो अपनी जिंदगी से चुरा कर अपना 1 साल हमें दो। कितना? पहले हनीमून में बहुत मजा आएगा, फिर सिलेबस ही सिलेबस बढ़ता जाएगा, और फिर क्या आएगा? डिवोर्स। लेकिन निकल गए तो 1 साल तैयारी का रहता है, और अगले साल हर एग्जाम लिखने का। यूपीएससी मदर ऑफ ऑल एग्जाम है, इसकी तैयारी करो तो जीपीएससी ऐसे ही निकलता है, मालूम है ना। यूपीएससी, जीपीएससी, आईबी, एसएससी, सीजीएल, कोई ना कोई एग्जाम तो पक्का। आपने उनको देखा है, चतुर्वेदी, द्विवेदी, ब्राह्मण को देखा है? उनके बच्चे, पूरे बच्चे गवर्नमेंट सर्विस में रहते। कैसे? यूपीएससी की तैयारी किया, नहीं हुआ तो ये किया, नहीं हुआ तो वो किया, नहीं हुआ तो वो किया, और कहीं तो हो गया। ऐसे ही होता ना। और अपना वाला कैसा है? जैसी फेल हुआ वो निकल के बोलेगा, पहले माँ ही बोलती है कि अरे अपन मुसलमान है ना, इसलिए अपने साथ ऐसा ही होता। तो वो देखता है ये डायलॉग सब पे असर कर रहा, वो भी घोट लेता। अरे मैंने बहुत तैयारी किया, पर ऐसा है ना, अपन लोग मुसलमान है ना, अपना होता नहीं है। होता है, अपना ही होता है। तो आज से मुझसे एक वादा करो, कोई चीज पढ़ोगे नहीं, बल्कि पढ़े हुए पर बस, पक्का। और कोई चीज रटोगे नहीं, पर उसके पीछे अल्लाह की क्या मसलहत है, उसे एक बार बताऊं, आईएएस जो फेल हुआ वो सबसे अच्छा क्या कर सकता है? पॉलिटिक्स। यार एक बार इसके लिए ताली बजाएंगे क्या? वो मालूम है क्या बोला उसने बोला कि जो आईएएस तक जाकर फेल हुआ वो कौम को बहुत अच्छी लीडरशिप दे सकता है, क्योंकि उसको पता ही इतना हुआ। ऐसी है ना।
और क्या कर सकता है? जो आईएएस फेल हुआ वो और क्या कर सकता है? एडमिनिस्ट्रेशन किसी स्कूल का, यूनिवर्सिटी का, नॉलेज सिटी का सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन वो संभाल सकता है। पक्का? और क्या कर सकता है जो आईएएस फेल हुआ? पीछे और क्या कर सकता है? हाँ, टीचिंग कर सकता है, चीजों को गहरा समझा सकता है। और क्या कर सकता है? जो आईएएस फेल हुआ वो दुनिया में सबसे अच्छी कुरान की तफसीर कर सकता है। फबी अय्यलाई रब्बी का माँ, उसकी तफसीर में इमाम साहब दिखा रहे हैं ओस अल्लाह ने क्यों बनाई, चिड़िया वी शेप में क्यों उड़ती है। फिर आयत आई, तुम गौर क्यों नहीं करते कि तुम्हारे खालिक ने क्या क्या बनाया है और खेल क्यों बनाया, और हर चीज बामकसद बताई। वो ये दिखा रहा है। और फिर मस्जिद में बता रहा है कि ये एक प्लेन कंपनी ने कॉपी किया, ये वी शेप में उड़ना, देखो ये प्लेन उड़ा रहे हैं। जुम्मा के दिन सब लोग हाफ डे लेके इनकी ही तकरीर सुनने जा रहे हैं। बोले भाई हमारे मस्जिद के इमाम का मजा नहीं आता, उधर ही चलो। फिर थोड़ा थोड़ा यूट्यूब का चैनल आ गया, फिर इमाम साहब इंटरनेशनल घूम रहे हैं। ऐसी है ना? नहीं तो जैसा आप पढ़ते हो ना वो बहुत गलत तरीका है। कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट का नाम डब्ल्यूसी बनर्जी, पहला प्रेसिडेंट डब्ल्यूसी बनर्जी, दूसरा प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी, दूसरा प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी, तीसरे प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी, तीसरा प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी, चौथे प्रेसिडेंट एंड्रयू यूले, चौथे प्रेसिडेंट। पेपर में क्वेश्चन आया तो पहला नौरोजी तैयब जी, बदरुद्दीन यूले, कुछ तो था रे बाबा। नहीं ना, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? कांग्रेस चाहती थी लोगों के दिलों में ये बात डालना कि हम माइनॉरिटीज की आवाज हैं, हम माइनॉरिटीज का साथ देंगे। इसलिए पहला प्रेसिडेंट डब्ल्यूसी बनर्जी को बनाया क्योंकि ब्राह्मण भी एक माइनॉरिटी है। सेकंड पारसियों को बनाया दादा भाई, और तीसरा मुसलमानों को बनाया बदरुद्दीन, और चौथा क्रिश्चियंस को बनाया। क्रिश्चियंस पावर में थे उस समय, अंग्रेज। कौन? एंड्रयू यूले। अब नहीं भूल रहे हम, अब नहीं भूल रहे। अब अम्मी ये नहीं कह रही पढ़ाते कुछ रहे पूछते कुछ, जाना ही नहीं। इसलिए मैं आपको दावत देता हूं बेटा, 24 तारीख से बिल्कुल सब काम छोड़कर आपकी जिंदगी से 1 साल चुरा के दो यार, फिर जिंदगी भर बच्चे संभालना है। 1 साल दो ना, फिर जिंदगी भर टारगेट वाली नौकरी करना ना, नहीं रोकूंगा। 1 साल दो, उसके बाद देखना। अच्छा मालूम है औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन, शादी होके हम जिस ससुराल में जाते हैं, औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती है। पहला ताना याद है वो जो यूनिवर्सल ताना है, हर घर में आता है। माँ ने कुछ, पुराने जमाने में तो ना बरनी में कुछ भर भर के रख देते थे और देखते थे बहू चटोरी है कि नहीं। अभी बहू इस जमाने में बदला लेती है। डॉक्टर ने उसको बोला भाई खुशखबरी है, वो सीधा आती, उसको बोल दिया खुशखबरी है बेड रेस्ट, वो सीधा आती है, रिमोट पकड़ती है, अपना मोबाइल पकड़ती है और लेड़े आती। मैं अब कुछ काम, तुम्हारे खानदान को चिराग दे रही हूं मैं कुछ काम अब नहीं करने वाली, और ज्यादा बोलोगे तो माँ के घर चले जाऊंगी। माँ अपनी बहू को सोफे पे लेटे देखे देखे कूद रही है और बेटी के लिए सोफा साफ कर रही है। इधर आ, ये सब काम करना ही है जिंदगी में, यही जिंदगी है, ऐसा नहीं है। 1 साल देकर तो देखो यार, 1 साल एक बड़ा चैलेंज उठाकर तो देखो। 1 साल, ये जून से अगला जून, और जुम्मा से जुम्मा कितना फास्ट आता है? आता है क्या आजकल? मेरे को कल अफजल भाई ने बताया क्यों आता है। मैंने उनसे पूछा जुम्मा से जुम्मा इतना तेज क्यों आता है? आपको मालूम है क्यों आता है? जुम्मा, अच्छा क्या सूरज उतना ही है, जमीन उतना ही स्पीड से घूम रही है, उतना ही बड़ा साल, उतने ही घंटे का दिन, सब सेम है ना? तो फिर दिन कट क्यों जा रहा? टाइम में से बरकत
हट गई। किसने हटाई? किसने हटाई बरकत? बरकत भाई ने। किसने हटाई बरकत? हाँ, अरे बोल नहीं रहे हो। किसने हटाई बरकत टाइम में से? हाँ? ये टाइम चोर है, रोज चुपचाप चुरा लेता है। वो 4 घंटे जिसमें जिंदगी का एहसास होने वाला था वो कहां गए? बात समझ में आई है? तो दिल्ली से मैं पढ़ाऊंगा रोज। आज तो प्यार मोहब्बत की बातें है क्योंकि आपको फंसाना है। फिर एक बार फंस जाओगे तो असली रंग दिखाना है ना? फंस जाओ। जब फंस जाओगे तो पहले दिन ही समझ में आएगा, अरे बाप रे 2.5 घंटे का लेक्चर हुआ यार इसका। उसके बाद जोहर की नमाज पढ़ी, कुछ खाया, वापस आए, अरे बाप रे फिर 2.5 घंटे का लेक्चर लिया यार इसने। मेरे को नहीं करना है यार। जैसे ही बोल के अपन पान ठेले पे जाएंगे, एक जोमेटो वाला आएगा, हाँ मैडम कहाँ पहुंचाना है? अच्छा हाँ मैं ये गली पे खड़ा हूँ, इधर से किधर मुड़ना है? वो जोमेटो वाले की भी नौकरी जाने वाली है, मालूम है? ड्रोन आने वाले हैं खाना डिलीवर करने। और न्यूजीलैंड में तो पिज्जा अभी भी डिलीवर कैसे से हो रहा है? ड्रोन से हो रहा है। पुलिस वाले भी सोच रहे ड्रोन ले लो चालान काटने के लिए। क्यों? गाड़ी उधर से भागते हुए आई ना तो ऐसा रोकना पड़ता है उसको, अपनी जान पे लगा के, और वो उसने ब्रेक नहीं हटाया तो अपने को हटना पड़ता है। ट्रैफिक वाले छोड़ो बाहर, ड्रोन उड़ा दे इसके पीछे। और ड्रोन चला, फोटो खींच के लाया। उसी समय मोबाइल पे SMS आ गया कि आपका चालान है, आपके अकाउंट में से हमने इतना पैसा काट लिया। कहां कोर्ट कचहरी आओगे, अभी काट लिया। समझ रहे हो? सबकी नौकरियां जाने वाली हैं सिवाय उनके, मैं ये नहीं कह रहा जो IAS बनेंगे, बल्कि जो IAS फेल होंगे उनमें भी इतनी ताकत होगी कि वो नौकरी देंगे। मेरी एक आखिरी बात, फिर सवाल लेता हूं मैं आपके। आपको ऐसा लगता है क्या 2024 के बाद नौकरी मांगने पर मिलेगी? नौकरी पैदा करनी होगी। क्या करनी होगी? है ना? और आपके जो बच्चे होंगे, मजेदार बात पे खत्म करता हूं, आपके जो बच्चे होंगे वो शादी भी नहीं करेंगे। बे भाई, किसी ने बोला IAS का गाइडेंस देंगे, ये तो कुछ और ही बता रहे। ChatGPT मालूम है ना, खूब अच्छी बात करती है, करके दिखाऊं? उसको बोलो कि गुजराती में ये ट्रांसलेट कर दे जो मैं बोल रहा हूं। जो बोलते रहूंगा, यहां माइक पकड़ूंगा, वो गुजराती में सुनते रहना। ऐसे ही है ना? उसको उठा के कोई सोफिया रोबोट में डाल दे रहा है। सोफिया एक रोबोट है, देखा होगा यूट्यूब पे, खूबसूरत रोबोट, और दुनिया का सबसे नॉलेजेबल दिमाग उसी में डाल दिया। तो फिर कोई शादी क्यों? ऐसी बीवी जो ऑफिस जाए तो अपनी किताब भी लिख दे, यूट्यूब से रेसिपी डाउनलोड करके खाना भी बना दे, हर तरह के सुख दे, उसके बाद फाइल भी मेरी कंप्लीट कर दे और मेरा प्रेजेंटेशन भी बना दे। नो कंप्लेन। और अल्लाह ने कितना खूबसूरत रिश्ता बनाया। मर्दों का स्विच ऑफ बटन यहां है। जैसे मर्द बैठे ना, अब उनका मन करता कोई छेड़े ना यार, चुपचाप बैठने दो, जरा मोबाइल देखने दो। और औरतों का स्विच ऑन बटन यहां बना है। जैसी बैठती है ना तो दिमाग में एक जगह होती है हिप्पोकैम्पस, उसमें पुरानी यादें रहती हैं, उसमें खून जाने लगता है, बस वो शुरू हो जाती है। सुनो जी क्या बना दूं? यार कुछ भी बना दो। नहीं, फिर कुछ भी बना के लाओ तो चिड़चिड़ करते हो। अच्छा क्या ऑप्शंस हैं? भिंडी है, आलू है, गोश्त है, बोलो। भिंडी बना दो। नहीं, परसों ही भिंडी बनी थी। अच्छा आलू बना दो। खाते नहीं हो, प्लेट में किनारे छोड़ देते हो। अच्छा तो गोश्त ही बना दो। बकरीद के 3 दिन गोश्त खा खा के थके नहीं? तो इंसान क्या बोलता है लास्ट में? एक काम कर, भिंडी में आलू डाल के गोश्त डाल के बना दे। ऐसी है ना? और सोफिया आई, वो बोल रही है सर 3 ऑप्शंस हैं सर,
भिंडी और आलू की एक मैक्सिकन डिश है सर, खिलाओ क्या? या गोश्त के अंदर ना, आलू के अंदर एक बिना फ्राई किया हुआ, रोस्ट किया हुआ एक फिलीपींस का डिश है, वो बना दूं क्या? आपके बच्चे बोलने वाले हैं, पापा मेरी शादी सोफिया से ही करा दो। ये दिन आने वाले हैं बेटा, ये दिन आने वाले हैं। पहले एम्प्लॉय रिप्लेस होंगे, फिर जीवन साथी रिप्लेस होंगे। आज आप हंस लो, गुस्सा हो जाओ, चिढ़ जाओ, पर ये सब भविष्य है और आपका भविष्य आपके हाथ में है। 24 जून से हमें देना है कितना? कितना? पक्का कितना? उसके बाद शादी करो ना आराम से, है ना? हमारे यूपी बिहार के बच्चे आते हैं या यूपीएससी करने, उनसे पूछा क्यों कर रहे हो तो बोलते सर नहीं बता सकते। अरे क्यों? अरे सर दहेज बहुत अच्छा मिलता है। दहेज तो एसबीआई के मैनेजर को भी अच्छा मिलता है, सरकारी नौकर, समझ रहे हो? तो अपनी जिंदगी का 1 साल दो मेरे बच्चों, 1 साल दो। और ये 5 पढ़ने के तरीके पे मैं खत्म करता हूं। पहला तरीका ध्यान से सुनना। खदान देखिए क्या? माइनिंग देखिए। तो माइनिंग में से जब हम खोदते हैं तो ऊपर की लेयर में कोयला मिलता है। कोयला और चूना सबसे ऊपर की लेयर में, पक्का? जितने लोग किसी चीज को एक बार पढ़ते हैं उनको कोयला और चूना ही मिलता है। वो कोयला और चूना जो पूरी क्लास को मिलता है। फिर जो सेकंड रीडिंग मारते हैं, गहरा जाते हैं, उन्हें चांदी मिलने लगती है। पूरी क्लास में 100 में से 10 बच्चों के पास चांदी होती है। लेकिन जो थर्ड रीडिंग सोचते हैं, समझते हैं, अपने अल्फाजों में एक्सप्रेस करते हैं, उसको थर्ड रीडिंग में प्लैटिनम और डायमंड मिलता है। और दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है? प्लैटिनम और डायमंड। तो आज से हर चीज की कितनी रीडिंग मारोगे? पहली रीडिंग। इतना ही नॉलेज आना चाहिए कि किसी को कुछ अल्फाजों में हम सेंट्रल आइडिया बता सके। ये सेंट्रल आइडिया है भाई, बस ये इसका सेंट्रल आइडिया मैंने अभी पढ़ा है, ये सेंट्रल आइडिया। दूसरी रीडिंग, अब सोचो, समझो, रुको, बहस करो, लड़ो। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? मार्केट की हर चीज के दाम कम कर दिए थे। क्यों कम कर दिए थे? उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी थी। उस आर्मी की तनख्वाह वो बढ़ा नहीं सकता था। अगर आर्मी की तनख्वाह बढ़ाता तो खजाना खाली हो जाता। तो उसने क्या किया? मार्केट के सारी चीजों के दाम कम कर दिए। उस जमाने का अजूबा था कि सुई से लेकर कपड़े तक के दाम अलाउद्दीन खिलजी तय करते थे, है ना? और फिर उनको वो एक हीरो है ना जिसने उनको सन की दिखाया है, क्या नाम है? रणवीर सिंह। पागल, सन की। अलाउद्दीन खिलजी इतने पागल और सनकी थे तो इंडियन आर्मी उनको कॉपी करती क्या? सर इंडियन आर्मी ने कब कॉपी किया सर? ये मिलता है थर्ड रीडिंग में। इंडियन आर्मी का भी हम सैलरी बढ़ा नहीं सकते, तो उनके लिए मार्केट के दाम कम किए, उसे मिलिट्री कैंटीन कहते हैं। उतनी ही तनख्वाह में उनका घर खुश है, सुखी है। इसलिए सारे साले लोग जीजा जी के पीछे चलते, जीजा जी कैंटीन से वो दिलवा दो, जीजा जी कैंटीन से ये दिलवा दो। यूपीएससी बस यही पूछता है बेटा, यार अलाउद्दीन खिलजी की वो बातें जिसका इस्तेमाल आज भी होता है, विवरण करिए। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े के ऊपर दाग की प्रथा लाई थी, याद है? वो घोड़ों को ब्रांड करते थे। वो ब्रांडिंग, घोड़ों का नंबरिंग आज गाड़ियों का नंबरिंग है। हर गाड़ी का नंबरिंग है ना? वो अलाउद्दीन खिलजी का लाया हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी एक काम करते थे, सारा अनाज खरीद लेते थे। जैसी मार्केट में अनाज का दाम बढ़ता था वो अपना अनाज खोल देते थे, फिर दाम स्टेबल हो जाता था। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी ऐसे ही करता है, किसानों का एमएसपी पे खरीदता है और जैसे ही दाम बढ़ते हैं क्या करता है? अपना अनाज छोड़ देता है। ये तीसरी रीडिंग में आता है।
यही वो मेहनत है जिसके पीछे यूपीएससी निकलता है। बात समझ में आई? दूसरा, पढ़ने के समय स्टेटमेंट मत पढ़ो, उस पर खूब सवाल उठाओ, खूब सवाल उठाओ, जितने सवाल पॉसिबल है वो उठाओ। क्यों? तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि ये पेज तुमने पढ़ा कि नहीं, इस पेज पे लिखी चीजों को घुमा घुमा कर तुमसे पूछेगी। तो हर लाइन पे क्या करना चाहिए? खूब सवाल उठाना चाहिए। जैसे सूरज की रोशनी पानी से भाप उठाती है, तुम्हें हर लाइन पे खूब खूब सवाल उठाना। बात समझ में आई है? और तीसरा, कोई आइडिया है ना, इधर से आया, आ कहां से रहा है और जाएगा कहां तक, नदी की तरह, उसका इवोल्यूशन देखो। दुनिया में कोई चीज इतनी इवॉल्व नहीं हुई जितना ये हुआ। वो याद है लैंडलाइन, फिर कॉर्डलेस याद है, फिर वो 1.25 किलो का नोकिया याद है, मोटरोला, फिर छोटा 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 होते हुए अभी यहां आया है, अभी घड़ी में आ रहा है ना, एप्पल आईफोन घड़ी में लोग बात करते हैं। फिर कहां तक जाएगा? ये कंपनियां तुमसे चाहती हैं, ये कंपनियां तुमसे चाहती हैं। हमको ये कंप्लेन है कि रोजगार नहीं है, कंपनियों को ये कंप्लेन है कि रोजगार सही से मांगने वाले नहीं। हम ये बोलते कोई नौकरी नहीं दे रहा, वो बोलते तुम में नौकरी करने की ताकत। बात समझ में आई है? और मेरी आज आखिरी बात याद रखना, जिस भी फील्ड में जाना, ये देखना कि अगले 5 साल उस फील्ड में क्या होगा। जमाने से कितने साल आगे रहना। अब ये जो बच्चा है देखो कितना छोटा है, गोद में ये बच्चा है ना, बहुत छोटा, ये बड़ा होके क्या बनेगा? अगर मैं इनकी अम्मी को खूब अच्छी एक राय दूं तो पता है क्या राय है? इंडिया की एवरेज उम्र 37 साल है। 1 अरब 42 करोड़ की एवरेज उम्र कितनी है? अरे जोर से बोलो, कितनी है? 37 साल। यहां नर्सिंग कॉलेज के बच्चे नहीं है, नहीं तो उनको बताता था मैं। 13 साल में इंडिया कौन सी उम्र क्रॉस करेगा? 50। अभी हम 37 साल के ना, एवरेज कितने हैं? 37। 13 साल बाद क्या क्रॉस करेंगे? 50, है ना? जब 50 क्रॉस करेंगे तो कहां कहां दर्द होता है? घुटनों में, कमर में, हड्डी में। तो आज से 13 साल बाद सोना वो काटेगा जो फिजियोथेरेपिस्ट है। और हम क्या करते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं। फॉरेनर क्या करते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट घर पे बुलाएं ऐसी कंपनी बनाते हैं। ऑर्डर फिजियोथेरेपिस्ट, घर पे आकर आपकी पूरी सेवा करके जाएगा। ये वाली सोच रखो, आने वाले जमाने को देखो, उसकी तैयारी करो। आज के किसी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन में मत फंसो। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत तरक्की दे, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। किसी का कोई सवाल है तो मैं लेने को तैयार। जज़ाकल्लाह खैर।